नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये भरण पोषण पर है, धारा 125 सीआरपीसी पर है। इसकी कुछ ऐसी बातें जिस पर कि पिछले मेरे ख्याल से जब से ये धारा बनी है तब से लेकर आज तक कभी भी इस धारा पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। ठीक है, सब भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर आप पर ये केस चल रहा है या लगने वाला है तो आप ज़रूर जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका इस्तेमाल कीजिएगा, सफलता मिलेगी। ध्यान रखें, ये काम हालांकि वकीलों का होना चाहिए था, लेकिन अफसोस किसी वकील ने काम किया नहीं। हम करेंगे, हमारे पास ऐसा कोई मैटर आता है तो। लेकिन अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके ऊपर ये केस चल रहा है या लगने वाला है और अगर डिसाइड भी हो गया है तो हाई कोर्ट में आप इस काम को कर सकते हैं। अगर चल रहा है तो सेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट में भी कर सकते हैं। और अगर आप पे कोई ऑर्डर हो गया है तो उसको हाई कोर्ट में इस काम को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ मित्रों। अगर धारा 125 अगर आप देखते हैं तो धारा 125 को कभी आपने ध्यान से पढ़ा हो, उसमें साफ लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मेरे पास एक किताब है, ठीक है, मैं इसमें आपको पढ़ के बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, धारा 125 का जो क्या कहते हैं, इसकी उपधारा जो है सेक्शन 1, ठीक है, सब सेक्शन 1 सॉरी, उसमें लिखा है, उसका पहला पॉइंट है, लिखा है यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, इस शब्द को ध्यान दें मित्रों, पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति। आपको एक जानकारी दे दूं मैं कि कानून में हर चीज़ को डिफाइन करना आवश्यक है, लेकिन अभी तक 70 सालों में पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, इस लाइन को किसी ने डिफाइन ही नहीं किया है कोर्ट ने। तो आप कोर्ट से अपनी पिटीशन में ये जरूर पूछें कि पर्याप्त साधन वाले व्यक्ति की परिभाषा क्या है। ठीक है, सेशन कोर्ट तो इस मामले में जवाब ठीक से शायद ही दे पाए, लेकिन हाई कोर्ट इसको पक्का डिफाइन करेगी। और जब वो डिफाइन करेगी ना तो बड़ा तगड़ा जजमेंट होगा जो पूरे देश के काम आएगा, क्योंकि अभी तक ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट जो है उपधारा 1 सब सेक्शन 1 में जो इसका पहला पॉइंट है का ए, इसमें लिखा है अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। मतलब इसका पहला पॉइंट साफ बोल रहा है कि ऐसी महिला जो खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है। मित्रों, इस पॉइंट को भी चैलेंज करें, कोर्ट से पूछें कि कोई महिला अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं लिखी हुई है। तो कोर्ट से इस पॉइंट पर सवाल पूछें, कोर्ट जवाब देगी, और जो निचली अदालत है वहाँ से जवाब नहीं मिलता तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा देखना पूरे देश में, क्योंकि आज तक कभी भी किसी भी एडवोकेट ने या किसी भी क्लाइंट ने कभी भी इन पॉइंट्स को रखा ही नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति। कोर्ट से ये पूछे कि सर क्या परिभाषा पर्याप्त साधनों की, मेरे ऊपर कर्जा है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ या मेरे पर घर का भी लोन है, कि क्या मैं पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति हूँ। दूसरी बात, पत्नी जो खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती, सर पत्नी पढ़ी लिखी है, उम्र में मेरे बराबर ही है, मुझसे छोटी है, यंग है, वो नौकरी क्यों नहीं कर सकती है, वो अपना भरण पोषण क्यों नहीं कर सकती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो ये हो गए। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट, जब भरण पोषण लागू हो जाता है उसके बाद आप नहीं दे पाते हैं तो आपको जेल में डाला जाता है। तो धारा 125 की उपधारा 3 सब सेक्शन 3 देखिए, जिसमें एक बात लिखी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है। मित्रों, इस पॉइंट को भी आपको पकड़ना है, पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है। तो आपको कोर्ट से ये पूछना है कि सर मैं असफल हूँ तो मेरा कारण पर्याप्त है या अपर्याप्त है, ये आप बताइए। ये सब लिखित बहस में आपको पूछना है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो जहाँ फैमिली कोर्ट में केस चलता है या सेशन कोर्ट में चलता है, वो इसको सही तरीके से हो सकता है डिफाइन ना कर पाएँ, लेकिन जब ये हाई कोर्ट में आप इसी अपील को लगा देंगे
पक्का वहाँ से इसमें एक आपके लिए बहुत बड़ी रिलीफ निकल कर आएगी, क्योंकि आज तक इतने सालों में सिर्फ पत्नी के फेवर में ही किसी टर्म को डिफाइन किया गया है। पति के फेवर में कोई टर्म डिफाइन नहीं है, तो ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो इनको डिफाइन करे। ठीक है, पर्याप्त कारणों के बिना, भाई किसी व्यक्ति की जॉब छोड़ गई तो ये पर्याप्त कारण है भरण पोषण ना देने का। ठीक है, या किसी व्यक्ति पे कर्जा ज़्यादा है तो ये भी पर्याप्त कारण है भरण पोषण ना देने का। आया समझ में? उसी तरीके से आपको इन 3 पॉइंट को जो मैंने बताए हैं, इन 3 पॉइंट पर कोर्ट को घेर देना है और पूछना है कि सर इनको डिफाइन करें आप। इस पे PIL भी आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, लेकिन PIL की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अपने केस पर ही ध्यान दें। मेरा तो यही कहना है, अगर कोई PIL लगाना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने केस पे ध्यान दें और अपने केस में इन चीज़ों को उठा दें। हाई कोर्ट कंफ्यूज होगी और ये मामला कुछ और बनेगा। ट्राई ज़रूर करें, ये मेरा सजेशन है। तो और उम्मीद है कि मेरा जो मैंने आपको सजेशन दिया है ये आपको पसंद आया होगा। कुछ क्वेरीज भी आपकी होंगी जो हम कमेंट में क्लियर कर देंगे, मगर इन चीज़ों को ज़रूर रखें। धारा 125 को बहुत ध्यान से पढ़ें आप, उसमें कई बातें ऐसी लिखी हैं जिनको अभी तक कोर्ट के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। इनको क्लियर करना हमारी ड्यूटी है। ठीक है, जैसे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, ये पूरे इंडिया में लागू हो गया। उसके बाद से फिर आप सभी जानते हैं 498A दहेज के मामले में बहुत ज़्यादा कमी आई है और अब इतनी उनमें डरने की बात नहीं रहती है। उसी तरीके से जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस पर हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इन फ्यूचर, लेकिन आप भी जिसका भी केस चल रहा है या जजमेंट आ गया, वॉट एवर जो भी कंडीशन हो, आप अगर चाहें तो इस पर ये प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।